जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कैसा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2025 की थीम क्या थी। आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2025 की थीम क्या थी, आपसे पूछा था। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स 2025 की थीम थी। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है हर साल 1 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम थी, अभी हम लोग पढ़े थे, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स रखी गई थी। इसका उद्देश्य, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कार्मिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की स्थिति पर जोर देना है। यह दिवस अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था आईटीटीएफ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कहां हुआ था? तो आयोजन जो हुआ था दोहा कतर में हुआ था। दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ था। चीन पारंपरिक रूप से टेबल टेनिस में विश्व की सबसे मजबूत शक्ति रहा है, सबसे मजबूत टीम रही है। आईटीटीएफ वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भी चीन ने सबसे अधिक स्वर्ण व कुल पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। चीन ने 7 पदक जिसमें 4 गोल्ड मेडल जीते। पुरुष महिला और युगल तीनों वर्गों में चीन का दबदबा देखने को मिला। आईटीटीएफ की बात करें तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल भी है, यह भी ध्यान रखते हैं। चीन जिसकी राजधानी क्या है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था आईपीएल 2025 जो कि 18वां संस्करण था। आपसे पूछा किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल का खिताब जीता? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पाटीदार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रजत पाटीदार। आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। कप्तान जो थे वो रजत पाटीदार थे, इन्होंने यह कारनामा किया। उपविजेता कौन सी टीम रही? तो यह भी इंपॉर्टेंट है। उपविजेता जो रही वह पंजाब किंग्स रही। इससे कप्तान जो थे श्रेयस अय्यर थे। फाइनल मैच कहां खेला गया? तो फाइनल मैच जो खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था विंबलडन 2025 का आयोजन कहां किया गया? आपसे पूछा था कि विंबलडन 2025 का आयोजन कहां किया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग सभी जानते हैं विंबलडन 2025 विंबलडन जो होता है वह लंदन में होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह टेनिस का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। विंबलडन जो है यह टेनिस का तीसरा ग्रैंड स्लैम है और जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, जिसमें पुरुष विजेता जो रहे इस बार वो जेनिक सिनर थे, ये इटली से थे। पुरुष विजेता जो रहे वो जेनिक सिनर थे जो कि इटली से थे। और महिला विजेता भी आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है। तो महिला विजेता जो थी इगा स्विएटेक थी जो कि पोलैंड से थी, यह भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? आपसे पूछा है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। चीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने फाइनल में भारत को 4-1 से हराया। भारत भी इसका उपविजेता रहा। फाइनल तो नहीं जीत पाया परंतु भारत जो है उपविजेता रहा। भारत 4-1 से हारा था। आयोजन कहां हुआ था? होंगजो चीन में हुआ था। यह संस्करण जो था 11वां संस्करण था। भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद जो था वो जापान था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया? आपसे पूछा कि 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए क्या हो जाएगा राइट
आंसर? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें टेम्पलेटन पुरस्कार 2025 मिला। पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू को 2025 का टेम्पलेटन प्राइज प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, आध्यात्मिक नेतृत्व और जलवायु चेतना के लिए मिला। वह ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के आध्यात्मिक प्रमुख हैं। टेम्पलेटन प्राइज उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो विज्ञान, अध्यात्म और मानवता में योगदान देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था आपके सेट में, वह पूछा था कृष्णा जल विवाद में तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश से पानी के बंटवारे की कितनी मांग की है? आपसे पूछे कृष्णा जल विवाद में तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश से पानी के बंटवारे में की कितनी मांग की है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बराबर हिस्सेदारी की, यानी कि 50-50 की। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हुआ। इसके बाद कृष्णा नदी जल के बंटवारे का मुद्दा उठा। वर्तमान अनुपात 66.34 है, मतलब 66% और 34%। 66% आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को 34% है। तेलंगाना इसे बराबर करने की मांग कर रहा है। तेलंगाना की मांग है कि कृष्णा नदी के जल का 50% हिस्सा तेलंगाना और 50% हिस्सा आंध्र प्रदेश को मिले। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार किसे मिला? बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीआर श्रीजेश को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पीआर श्रीजेश को। पीआर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल किसे मिला? ये आपके आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है। या मिला जो मनु भाकर को मिला, ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और विशेष सम्मान गेम चेंजर अवार्ड किसे मिला? तो जैसा मिला, या दोनों क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में पूछा जाएगा, या कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आरबीआई द्वारा प्रवाह पोर्टल कब लॉन्च किया गया? आपसे पूछा कि आरबीआई द्वारा प्रवाह पोर्टल जो है कब लॉन्च किया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 मई 2025 को। 28 मई 2025 को यह पोर्टल लॉन्च किया गया। प्रवाह का फुल फॉर्म जो है वह प्लेटफॉर्म ऑफ रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। प्रवाह पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 मई 2024 को लॉन्च किया। उद्देश्य आरबीआई से विभिन्न अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदक को सरल बनाना। बाकी बात हो रही आरबीआई की, तो वर्तमान समय इसके गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा साहब है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में ही हुआ था। पहले गवर्नर जो थे ऑस्बॉर्न स्मिथ थे, ब्रिटिश गवर्नर, और पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे। यह सब पॉइंट ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन के लेखक कौन है? आपसे पूछा कि पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, श्री राम और लक्ष्मण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 साल के इतिहास पर आधारित है। इसका विमोचन मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज ने किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होता है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह से स्रावित होता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रिनल हार्मोन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके साइंस से पूछा गया क्वेश्चन था। एड्रिनल हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है जो सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन और नाइट्रेलिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन शरीर को फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती, इसलिए स्राव सीधे रक्त में जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एथेनॉल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। C2H5OH 2 कार्बन वाला एल्कोहल है। इसका IUPAC नाम इथेनॉल होता है। इथेनॉल होता है, इसका उपयोग ईंधन, सैनिटाइजर और औद्योगिक सॉल्वेंट के रूप में होता है। इसे एथिल
अल्कोहल भी कहते हैं या शराब का मुख्य घटक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। आपसे पूछा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल पादप कोशिका में होता है, कि जंतु कोशिका में नहीं होता, इसलिए जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका झिल्ली उपस्थित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर क्या हमेशा दिखाई देता है। आपसे पूछा कि सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर क्या हमेशा दिखाई देता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका झिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है, इसलिए यह माइक्रोस्कोप से हमेशा दिखाई देती है। यह कोशिका को चारों ओर से घेर कर आकार देती है और सुरक्षा प्रदान करती है। यह आंशिक परागण होती है जिसमें पदार्थों का आदान प्रदान नियंत्रित होता है, चाहे कोशिका पादप हो या जंतु, सेल मेम्ब्रेन अनिवार्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा था कि स्थितिज ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और ऊंचाई पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। यहां पर m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। सामान्यतः g स्थिर माना जाता है, इसलिए परीक्षाओं में निर्भरता m और h पर बताई जाती है। वस्तु जितनी भारी और जितनी ऊंचाई पर होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। आपसे पूछा कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। इसका रंग लाल भूरा होता है और तीखी गंध आती है। यह हैलोजन समूह 17 का सदस्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। आपसे पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, यह आपसे पूछा है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का था वो था ऑप्शन सी, 44U। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र जो है CO2 है, जिसमें कार्बन के 1 अवयव हैं और ऑक्सीजन के 2 अवयव हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो है वह 12 होता है, 12U होता है क्योंकि परमाणु क्रमांक 12 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है 16 है, परंतु यहां 2 अवयव है तो इसलिए 32 हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 32 12 44U इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुल आणविक द्रव्यमान 44U होगा। CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है और छूने के पानी को दूधिया बनाती है या गैस श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़ी हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है। आपसे पूछा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक और आभासी दोनों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, फोकस और ध्रुव के बीच हो तो आभासी, बाकी जगह वास्तविक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया से क्या बनता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न को आने वाले सेटअप के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3 अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, इस अपक्रिया से 3 उत्पाद बनते, कौन कौन सा, नमक, जल और CO2 गैस। यही कारण है कि बेकिंग सोडा अम्ल के साथ बुलबुले यानी कि CO2 छोड़ता है। या अपक्रिया एसिड कार्बोनेट रिएक्शन कहलाती है। NaSCO3 HCl के साथ जब अपक्रिया करता है तो NaClH2O यानी कि नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह समीकरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है
जब किसी गेंद को लंबवत ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर क्या होता है। आपसे पूछा कि जब किसी गेंद को लंबवत ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु क्या होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेग शून्य हो जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी बिंदु पर गेंद की ऊर्ध्वाधर चाल क्षणिक रूप से शून्य हो जाता है, लेकिन त्वरण जी तभी नीचे की ओर कार्य करता है। उच्च बिंदु पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम शून्य और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती, इसलिए गेंद ऊंचाई पर रुकती नहीं बल्कि तुरंत नीचे गिरने लगती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आपसे पूछे कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोना एक अत्यधिक कम अभिक्रियाशील तत्व है। यह हवा, पानी और अधिकांश रसायनों से आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए सोना प्रकृति में अक्सर शुद्ध या मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में मिलने वाली जो अन्य धातुएं हैं वह चांदी, प्लेटिनम ये प्रमुख हैं। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हमेशा संयुक्त अवस्था में यानी कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गैस के अणुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा कि गैस के अणुओं के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह निरंतर गति करते रहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैस के अणु हमेशा अनियमित और निरंतर गति में रहते हैं। यह सिद्धांत गैसों का गतिक सिद्धांत बताता है। गति का वेग तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन शून्य पर गति होती है। आदर्श रूप से यह गति दाब और तापमान जैसे गुणों का आधार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते समय चेहरा कहाँ होना चाहिए। आपसे पूछा कि सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते समय चेहरा कहाँ होना चाहिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोकस और ध्रुव के बीच में होना चाहिए। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सेविंग के लिए बड़ा और स्पष्ट चित्र आवश्यक होता है, इसी कारण अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत मिरर फार्मूला और रे डायग्राम से सिद्ध होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या बनता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर शुष्क क्लोरीन प्रभावित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका अभिक्रिया जो है CaOH2 का Cl2 के साथ अभिक्रिया होगा तो CaOCl2 प्लस H2O बनता है। इसका उपयोग जल शोधन, कीटाणुनाशक और ब्लीचिंग में होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। इससे खोज चार्ल्स टेनेंट थे। इसका उपयोग जल शोधन, सफेदी और कीटाणुनाशक में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या फिल्टर होता है। आपसे पूछा कि नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या फिल्टर होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया और जल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ग्लोमेरुलस में रक्त का क्षरण होता है, जहां से यूरिया, जल, लवण, ग्लूकोज आदि क्षरण कर आगे जाते हैं। यह प्रक्रिया मूत्र निर्माण की शुरुआत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक साइकिल सवार चलते हुए सेब फेंकता है तो सेब किस दिशा में जाएगा, यह आपसे पूछा है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पर्श रेखा की दिशा में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हुए साइकिल सवार के साथ जब सेब के पास की आगे की दिशा का वेग होता है, सेब छोड़ते ही साइकिल संपर्क टूट जाता है, लेकिन जड़त्व के कारण सेब उसी क्षणिक दिशा में आगे बढ़ता है। वृत्तीय गति में किसी बिंदु पर वस्तु स्पर्श रेखा की दिशा में ही निकलती है। यह उदाहरण वृत्तीय गति और जड़त्व का नियम का प्रथम नियम दर्शाता है। इसी सिद्धांत से घूमती रस्सी से पत्थर छोड़ने पर पत्थर स्पर्श रेखा में जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि विद्युत धारा I को दुगना कर दिया जाए और प्रतिरोध R स्थिर रहे तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 गुनी हो जाएगी। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं।
विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र जो होता है P बराबर आई आर स्क्वायर है। आई स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर आर है, जहां पर P शक्ति है, आई धारा है, आर प्रतिरोध है। यदि धारा आई को दुगना कर दिया जाए यानी 2i हो जाए तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2i स्क्वायर आर यानी कि 4i स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है। आपसे पूछा कि मानव में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। या भी एग्जाम में पूछेगा आपसे कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 40 क्रोमोसोम होते हैं। इनमें 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। XX होता है या XY होते हैं। XS होगा तो स्त्री, XY होगा जो पुरुष। Y गुणसूत्र की उपस्थिति से पुरुष लिंग निर्धारित होता है, इसलिए लिंग निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम द्वारा होता है। तो ये रहे आपके 8 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को, जो कि आपको डिटेल में पढ़ाया गया और इंपॉर्टेंट जो भी लगे वो भी एक्सप्लेन कर दिया गया। जो भी कुछ नया लगे कॉपी पेन से नोट कर लिया करिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा यह वीडियो। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल खिताब जीता? आपसे पूछे कि आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल खिताब जीता, या आईपीएल 2025 के बारे में जो भी कुछ जानते, यानी कि पर्पल कैप, ऑरेंज कैप किसे मिला, या कहाँ टूर्नामेंट खेला गया, मैन ऑफ द मैच कौन रहे, तो यह सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लिखने से आपको याद होता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा भी अभी आने वाली शिफ्टों में भी, क्योंकि आईपीएल 2025 वुमेन्स और मेल में जो भी हुए थे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं सीधे सीधे सेटों में, तो इन लोग को रिवाइज कर लीजिए। खेल पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन सबको रिवाइज कर लीजिए। तो ये रहे आपके आज का वीडियो। अब चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ देखिए, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।